एवरीवन, दिस इज तनिषा चौधरी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी फंड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की यूट्यूब वीडियो में डिले के लिए थोड़ा माफी मांगना चाहूंगी आप सबसे, वीडियो थोड़ी लेट हो रही है। चलिए अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चैप्टर है, इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर पे यूट्यूब पे अपलोडेड है। पार्ट 2 हमारे यहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे अपने थोड़े रिलीजन के बारे में कि रिलीजन से रिलेटेड हमको क्या क्या फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिलीजन की तो फ्रीडम है ही, ऊपर से हमारे पास ये भी फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन में हम अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो सकते हैं और उस रिलीजन को हम मान सकते हैं, उसको अपना धर्म बना सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट अ पर्सन में चूज एनी रिलीजन। वो बंदा, कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी रिलीजन क्या कर सकता है, अपना चूज कर सकता है एंड और मे चूज नॉट टू फॉलो और एनी रिलीजन। ठीक है, और अगर वो चाहे तो वो कोई रिलीजन ना फॉलो करके वो अपने आप को नास्तिक भी बना सकता है। हम उन लोगों को नास्तिक ही कहते हैं जो भगवान में नहीं मानते या जो धर्म वगैरह पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। यानी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो इंक्लूड करता है हमारा कि फ्रीडम कर सकते हैं हम प्रोफेस करने के लिए। अगर हमें अपने रिलीजन के बारे में कुछ बोलना है, फॉलो करना है, कुछ हमें चर्चा करनी है अपने रिलीजन के बारे में, वो सब। ठीक है, अब रिलीजन के लिए हमें फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन जैसे अब इतना तो हमें राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा है अधिकारों के बारे में, तो इतना तो हम जान सकते हैं कि हमारे पास सारे राइट्स हैं, लेकिन राइट्स पे ताकि हम कुछ गलत एक्शन ना ले किसी के अगेंस्ट। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर जो है और सिक्योरिटी जो है उसको हम हार्म ना करें, तो उस पे क्या करा गवर्नमेंट ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट पे भी लिमिटेशन लगाई हुई है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे यही देखेंगे हम कि सर्टेन लिमिटेशन। अब इस पे लिमिटेशन क्या है, that the government can impose restriction on the practice of freedom of religion in order to protect public order, morality and health। अगर मान लो कहीं पे हम रैली निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी भी धर्म की, वहां पे धर्म के लोग जो है अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और उनको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उस एरिया को और उन लोगों पे क्या करेगी, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा देगी यार, क्योंकि वो सिक्योरिटी को और पीस को क्या कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास रिलीजन के लिए फ्रीडम तो है, पर फ्रीडम के मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी अगेंस्ट हम जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इट इज नॉट अल्टीमेट राइट। राइट तो है ये, लेकिन राइट के साथ साथ एक फ्रीडम भी है। ये राइट तो है, लेकिन राइट के साथ साथ हमारे पास लिमिटेशन भी है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एवल्स। अब हम कभी कभार ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग धर्म का नाम लेके क्या करते हैं, कुछ गलत कर्म करते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसे मैटर में इंटरफेयर कर सकती है कि अगर उनको लग रहा है कि कोई ऐसे रिलीजियस अथॉरिटी है जो लोगों का शोषण कर रही है या कुछ गलत कर रही है, तो उसको क्या करेंगे, वो उस पर एक्शन लेंगे। अब जैसे पहले हमारे हिंदू धर्म में क्या होता था, सती प्रथा होती थी, ठीक है, या फिर पॉलीगैमी, बायोगैमी होती थी, जिसमें जो एक आदमी है हिंदू धर्म का, जैसे जो राजा है वो 3 या 4 औरतों से शादी कर सकता है, या 3 तलाक भी अगर हम मुस्लिम रिलीजन में देखें तो 3 तलाक चलता है, तलाक तलाक तलाक। ठीक है, तो हम क्या है, वो एक तरीके से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, औरतों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो सती प्रथा है उसमें क्या है कि जब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी जो वाइफ है उसको क्या करेंगे, उसकी चिता पे उसको हाथ पैर बांध के लिटा दिया जाएगा कि अब तुम्हारे हस्बैंड की जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो तुम्हें भी यहीं पे ध्वस्त होना पड़ेगा। तो वो चीज तो बहुत गलत है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी रिलीजन से रिलेटेड होती है, पर ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और उनकी जान लेने की कोशिश करती है। तो क्या करना है, हमें इन चीजों को हटाना है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसे लोगों को या ऐसी सोसाइटी को, ऐसे अथॉरिटी को जो ये चीजें अभी भी परफॉर्म करते हैं, वो उन्हें निकालने की कोशिश करेगी। ठीक है, उनको हटाने की कोशिश करेगी। अब है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर हम माइनॉरिटी की बात करें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लोग माइनॉरिटी में रह रहे हैं। अगर मान लो ये एरिया है, एरिया ए है और एरिया बी है, अगर यहाँ पे कुछ लोग माइनॉरिटी में रह रहे हैं और यहाँ पे मेजोरिटी में रह रहे हैं, मान लो यहाँ पे 100 लोग हैं एंड यहाँ पे क्या है 25 लोग हैं,
तो अब नॉर्मल सी बात है कि जो 25 लोग हैं ये अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे ए वाली टीम पे, माइनॉरिटी पे, ठीक है। तो अपना रिलीजन कन्वर्ट करो, उनको कोशिश करेंगे, उनको फोर्स करेंगे, एनकरेज करेंगे उनके रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है इन चीजों पे बैन करती है और अलाउ नहीं करती है फोर्सिबल कन्वर्जन के लिए कि आपका जो रिलीजन है आपको कोई हक नहीं है, किसी को कोई हक नहीं कि आप किसी का कोई रिलीजन चेंज करवाओ, या अगर मेरे से कोई आके बोले तो मैं साफ मना कर दूंगी और मैं हायर अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेंट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद है इट गिव अस राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिलीजन एंड थस अट्रैक्ट अदर्स टू इट। और ये क्या करती है, हमें राइट देती है, हमें अधिकार करती है कि हम अपने रिलीजन का क्या करें, प्रचार करें, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, ताकि और भी लोग एनकरेज हो कहीं ना कहीं, खुद से, जबरदस्ती से नहीं, खुद से ही एनकरेज हो हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को मानने के लिए, या हम अपने धर्म को एक तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आया है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। All minorities, religious और linguistic can set up their own educational institution। अब जितने भी लोग minorities में हैं या religious, जिन लोगों का धर्म थोड़ा minority में आ रहा है या फिर language के बेस पे वो minority में है, अब वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने educational institution जो है वो अपने establish कर सकते हैं अपने पसंद से, ठीक है। By doing it so they can preserve and develop their own culture। तो जब वो लोग अपने कल्चर का प्रचार करेंगे, वो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे मैंने कोई स्कूल खोला और मेरे स्कूल के बारे में कोई जानता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने स्कूल के पोस्टर छपवाऊंगी और गली गली में, घरों में दूंगी, लोगों को प्रचार करूंगी कि मैंने मतलब इन्फॉर्मेशन में फैलाऊंगी, तभी तो लोगों को स्कूल के बारे में पता लगेगा, तभी वहाँ पे बच्चे आएंगे। तो यही इन लोगों को यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितने भी माइनॉरिटीज है, या फिर रिलीजियस में माइनॉरिटी में, या फिर लैंग्वेज में, कुछ ऐसे लोग जिनकी लैंग्वेज माइनॉरिटी में आती है, बहुत कम लोग हैं जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, तो अब दूसरा बंदा क्या करेगा, उस पर अपना दबदबा बनाएगा, तो वो लैंग्वेज क्या होगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पर हमारे लिए हर लैंग्वेज, हर रिलीजन, हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करेंगे और इससे ये लोग क्या करेंगे, अपना जो कल्चर है उसको और स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे और उसको और डेवलप करेंगे, ताकि वो सोसाइटी से विलुप्त ना हो जाए, वो खत्म ही ना हो जाए, वो लोग ही ना रहे, ठीक है। अब है यहाँ पे द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट विल नॉट व्हाइल ग्रांटिंग aid to educational institution discriminate against any educational institution on the basis that is under the management of minority community basis। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं एक तरीके से रिजर्वेशन की, तो लोग रिजर्वेशन उनको देते हैं जो लोग थोड़े से बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं या माइनॉरिटी में आते हैं। तो जब गवर्नमेंट जो है इनको जब हेल्प करेगी, तो वो क्या करेंगे, इन लोगों को किसी को भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या किसी भी बेस पे, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी हेल्प के लिए, वो उनको पूरा प्रॉपर हेल्प करेगी, जैसे फंड प्रोवाइड कर देगी, या अगर कोई बोले कि मैं तो इस रिलीजन से हूँ, हम लोग और हम चाहते हैं, हम अपने रिलीजन को बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो हमें मंदिर खोलना है या हमें कोई ऐसे पाठशाला खोलने है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस केस में इनकी पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। पर इसको जो बंदा संभालेगा, जो इस सारी चीजों को हैंडल करेगा, वो माइनॉरिटी के ही लोग हैं, जो पूरा मैनेजमेंट इसका संभालेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक। अब है हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से मतलब है, मान लो हमें राइट्स मिल गए, पर अगर मान लो कोई मुझे मेरा राइट दे दे, लेकिन क्या होगा अगर वो राइट मेरी लाइफ में एप्लीकेबल ही ना हो, ठीक है। या अगर मेरे राइट के अगेंस्ट कोई चला गया, तो मुझे पता ही ना हो कि यार अगर किसी ने मेरा शोषण कर रहा है तो मुझे क्या करना है, रो पीट के मैं घर में बैठ जाऊंगी, और फिर वो जो बंदा है जिसने ये गलत क्राइम करा है, वो क्या करेगा, वो किसी और के साथ करेगा, वो भी चुप बैठ जाएगा रोके, फिर वो क्या करेगा, वो ऐसे उसका जो क्रिमिनल माइंड है वो और एक्सपेंड होता जाएगा। तो हमने क्या करा, रिस्टोरेशन के लिए, कि राइट है, राइट को क्या करा, किसी ना किसी ने वायलेट करा, अब वायलेट के लिए क्या करेंगे, हम रिस्टोरेशन लाएंगे, यानी ये जो राइट वायलेट हुआ है आपका, इसके लिए हम रिस्टोरेशन लाएंगे कि जिस बंदे का राइट वायलेट हुआ है उसको अपना हक मिले, उसको न्याय मिले, ठीक है। इसे ही हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, considered the right to constitutional remedies as the heart and soul of the constitution। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला, तो कुछ तो बात है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हाफ बेसिस पे राइट्स पे बेस्ड है।
अब राइट्स तो मिल गए, लेकिन अगर उनका वायलेशन होगा, उनका उल्लंघन होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमारा हेल्प करेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बिकॉज दिस राइट गिव्स अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड इन द केस ऑफ वायलेशन। इसमें ये लोग क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी बंदे को राइट देता है, किसी भी पर्सन को, अगर पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरा राइट वायलेट हुआ है, जैसे हमने सबसे पहले सेकंड या थर्ड स्लाइड में इंपॉर्टेंस ऑफ राइट में देखा कि मचाल लालुंग जो है और लेबर जो है उनका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का क्या हुआ है, शोषण हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो ऐसे केस में उनको पूरा पूरा हक है हाई कोर्ट जाने का और सुप्रीम कोर्ट जाने का और अपने लिए लड़ने का कि मेरा ये राइट था और मेरे राइट को वायलेट करा गया और अब मुझे मेरा न्याय वापस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट। सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट है एंड जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, इशू ऑर्डर करेगा और डायरेक्टिव देगा गवर्नमेंट को फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कि अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो आप उस बंदे को पूरा हक है गवर्नमेंट के पास, हायर अथॉरिटी के पास जाने के लिए और उस राइट के लिए अपना न्याय पाने के लिए। ठीक है, अब रिट्स क्या होते हैं, रिट्स ये होते हैं कि जब हमारे राइट का वायलेशन हुआ, हम सुप्रीम अथॉरिटी के पास पहुंचे, जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए, अब क्या है उसके अगेंस्ट हमें उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्टोरेशन मिलेगा। तो जो रिस्टोरेशन है ये हमें रिट्स दिलवाते हैं। द कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स जिन्हें हम रिट्स कहते हैं केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है हमें, और जो कोर्ट होते हैं हमारे वो हमें स्पेशल ऑर्डर्स देते हैं जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 5 रिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारे सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब है मींस दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट कैन आल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एंड अरेस्ट पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट अनलॉफुल और सेटिस्फैक्टरी। कि अगर मान लो मुझे अरेस्ट कर लिया गया है जबकि मैंने क्राइम करा नहीं है, मान लो मुझे हमने पढ़ा है ना, जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को, क्रिमिनल को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। अगर ऐसा यहाँ पे नहीं होता या अगर गवर्नमेंट को या ऑफिसर्स को ऐसा लग रहा है कि मैं इन्वॉल्व हूँ उस एक्टिविटी में, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मेरे को मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा और इनको कोर्ट में मेरे को ले जाके हाजिर करना पड़े। क्या पता, हो सकता है कि लोग झूठ बोल रहे हो, मेरे पे किसी ने झूठा एलिगेशन लगाया हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा सही टाइम पे, जितना जल्द हो सकता है। इसको हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है, इट इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरबाय इज इनफिंगरिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। जब कोर्ट को ऐसा लगता है, जब कोई एक बंदा है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, ऑफिसर होल्डर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है और किसी के राइट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनफिंगरिंग करने का कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेगी, उसको इशू करेगी रिट। कौन सा, मैंडेमस वाला रिट उनको इशू करेगी। मान लो ऐसे सोचते कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मान लो मेरा पर्स चुरा के कोई भाग गया और मैं पुलिस में एफआईआर करने गई और उन्होंने क्या करा, मेरे को बहुत देर तक उन्होंने ना मेरी एफआईआर लिखी और मुझे बहुत देर तक बिठाए रखा और मुझे उन्होंने उल्टा सीधा सुना दिया कि मैम आप अपने आप पर्स ठीक से नहीं रख सकते थे, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब तो वो पैसे लेके भाग गया, ये है। या फिर एक तरीके से, एक तो मेरा पहले ही से ही एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ऊपर से फिर जो ऑफिसर है वो दोबारा से मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इनफिंजरिंग कर रहा है इंडिविजुअल के राइट को, तो उसको क्या होएगा, उसको फिर ऑर्डर करा जाएगा मैंडेमस इस केस में। ठीक है, कि वो बंदा जो है वो सही नहीं है अपनी ड्यूटी के लिए, उसने राइट जो एक इंडिविजुअल का राइट है उसका एक्सप्लॉइटेशन करा है, तो उसको ये ऑर्डर, ये इशू उसको करा जाएगा। ठीक, ठीक है, अब है यहाँ पे हमारा थर्ड रेट जो है हमारा प्रोहिबिशन। इसमें क्या होता है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि लोअर कोर्ट जो है वो ऐसा कुछ गलत कर रहा है किसी के अगेंस्ट,
ठीक है, या वो उस हिसाब से एक्शन नहीं ले रहा है जिससे एक्शन लेना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस केस को वहीं पे वो बैन कर देगा, उसके अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कोई वेरेंटो। कोई वेरेंटो क्या होता है, द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस but is not entitled to hold that office, it issue the writ of quo warranto and restrict that person from acting as an office holder। जैसे हमने एक मूवी आई है, कीर्ति खरपत्ता की आई थी और राजकुमार राव की आई थी, आई होप आप सबने देखी होगी, शादी में जरूर आना। उसमें जब वो एसडीएम बन जाती है तो उसमें क्या होता है, फिर राजकुमार राव आईएएस ऑफिसर बन के आता है और उनकी एक फ्रेंड उस पर इल्जाम लगा देती है रिश्वत का, घूस का। ठीक है, तो उनको क्या करा जाता है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है उनकी जॉब से। स्टोरी को थोड़ा रिलेट करना आप यहाँ से, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने घूस लिया अपनी पोस्ट का, अपनी इस कुर्सी का गलत यूज करके, मिस यूज करके। तो यही केस यहाँ पे, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक ऐसे बंदे को जॉब मिल गई है जिससे जॉब नहीं मिलती थी, या वहां पे बैठ के वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं अपनी ड्यूटी का, तो वो क्या करेंगे, उस बंदे को क्यों वारंटो इशू करेंगे और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उस पर्सन को उसकी जॉब से, यानी टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसकी जॉब से। ठीक है, हटा दिया जाएगा। उसके बाद है सर्टियोररी। इसमें क्या होता है, अंडर दिस रेट जो कोर्ट है ना, वो ऑर्डर करेगा लोअर कोर्ट को और अनदर अथॉरिटी को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एक मैटर जो पेंडिंग है बिफोर टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट की। अगर जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगा लोअर कोर्ट को और अनदर अथॉरिटी को कि अगर लोअर कोर्ट में कोई मैटर जो है पेंडिंग है, बहुत टाइम से वो नहीं चल रहा है, उसमें कोई डिसीजन ही नहीं आ रहा है या केस बहुत टाइम से चला जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको दूसरे कोर्ट में वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है तुरंत उसके, कि भाई तुरंत से इस मैटर को देखो और तुम इस मैटर को रफा दफा करो, बहुत टाइम से चल रहा है और तुम देखो इसको, अब सिचुएशन को इसको तुम हैंडल करो। ठीक है, तो ये 5 रेट्स होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, ये हमारे इंक्लूड होते हैं रिस्टोरेशन के लिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। ठीक है, कि जब हमारे राइट्स को कोई वायलेट करता है तो हम रिस्टोरेशन के लिए जाते हैं और फिर कोर्ट जो है इशू करता है इन ऑर्डर्स को, जिन्हें हम रिट्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, ये क्या करती है, इसका रोल हम एक तरीके से देख लेते हैं। द कमीशंस फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव। अगर मान लो हमारे जो बहुत सारे लोगों ने हमारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, सोसाइटी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की और प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, तो यही हमारी ऐसी एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो क्या करती है कि इस कमीशन का जो फंक्शन है वो ये देखती है, इंक्वायर करती है अपने खुद इनिशिएटिव पे। अगर इनको ऐसा लगता है, इनको कहीं से कान में खबर आती है, जैसे हम एक तरीके से मानते हैं कि जैसे एनिमल एनजीओ होते हैं और मैं सड़क से जा रही हूँ और मेरे रोड में कोई एनजीओ है जो हेल्प करता है एनिमल्स की, तो मैं वहां पे देखूंगी अगर कोई डॉग है और जो अगर कोई काऊ या डॉग है, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें बहुत नीड है अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट की, तो मैं तुरंत एनजीओ में फोन करूंगी और उनको बताऊंगी सिचुएशन के बारे में, वो आके उसको लेके जाएंगे और उसको ट्रीट करेंगे। वो तो ऐसे ही यहीं पे है, तो ये क्या करेंगे, अगर इन्हें जैसे पता लगता है कि किसी बंदे के राइट का क्या हुआ, वायलेशन हुआ है, ये उसके पास खुद से जाता है और उस बंदे को बताते हैं कि आगे उसे क्या करना चाहिए कि उसको आगे न्याय मिले। ठीक है, और एन पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और अगर कोई एक व्यक्ति, अगर उसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पता है, तो वो इनको पिटीशन भी डाल सकता है कि मेरा जो राइट है, मेरा वायलेट हुआ है मेरा ये राइट, और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, या फिर मेरा राइट वायलेट हुआ है पर मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ न्याय के लिए, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में NHRC हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जेल में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी जा सकते हैं उस बंदे के बारे में जानकारी लेने के लिए और पता करने के लिए और उसको एक तरीके से दिलासा देने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से केयर करते हैं और क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं रिसर्च। ठीक है, हमेशा ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च में लगे रहते हैं, किसके प्रमोशन के लिए, NHRC की हम क्या करेंगे, राइट्स को हम प्रमोट करेंगे और उनको हम प्रिजर्व करेंगे। ओके, उसके बाद है द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि मान लो इन्हें पता लग गया कि अगर किसी ने राइट वायलेट करा है, तो उसको इनको इस व्यक्ति के बारे में भी पता लग गया, पर इनके पास राइट नहीं है
कि ये उस बंदे को सजा दे सकते हैं, ठीक है। इनके पास कोई राइट नहीं है उसे पनिश करने का। पनिशमेंट कौन देगा? कोर्ट देगा या फिर हायर अथॉरिटी देगी। ये बस हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बंदा है, इसका राइट वायलेट हुआ और ये इसने करा है और इसे ऐसे करके पनिशमेंट हमारे अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। तो वो बस इतना कर सकते हैं, पर वो पनिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन मेयरली मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट और रिकमेंड टू द कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इट्स, ठीक है, कंडक्ट्स। और ये क्या कर सकते हैं? ये मेयरली रिकमेंड कर सकते हैं कोर्ट को, गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और रिकमेंड कर सकते हैं कोर्ट को कोई भी इनिशिएट करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, कि ये बंदा है और इसका ये व्यक्ति है, उसका ये राइट वायलेट हुआ और इसे बहुत टाइम से न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं फोकस कर रहे हो इस चीज पे, आप देखो और इनको हेल्प करो, ठीक है। अब है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में डीपीएसपी कहते हैं। ये डीपीएसपी क्या होता है? जो गोल है, द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, ठीक है। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, एक तरीके से डिफरेंस बता दो, वो हमारे राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं। हम अगर अपनी सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, कोई ऑर्डर लाना चाह रहे हैं, तो वो ऑर्डर कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा, डीपीएसपी से, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। तो राइट्स के लिए क्या करते हैं हम? प्रत्येक व्यक्ति के जो उनके अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? पूरा सोसाइटी के बारे में सोचती है, ये सबके बारे में सोचती है, ठीक है। उसके बाद सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये ऐसे राइट्स पे फोकस करती है जो इंडिविजुअल एंजॉय करते हैं अपने बेसिक राइट से हटकर, जैसे कोई लॉ निकाल लिया लोगों के लिए, ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है। सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, ये पॉलिसीज निकालती है लोगों के डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए, जो लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। और सॉरी, जो लोग मतलब एक तरीके से लोग जो उनको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर पाए और फिर क्या है, डेवलपमेंट हो पाए उनका, ठीक। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब एक तरीके से डिफरेंस भी है और रिलेशन भी हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रेन करते हैं गवर्नमेंट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सहॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए प्रत्येक व्यक्ति को, तो उन्होंने क्या करा कि नहीं, गवर्नमेंट इस पे इंटरफेयर नहीं करेगी, ये लोग जो करेंगे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि ये लोग मतलब पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, वरना नहीं लेगी। राइट्स के अगेंस्ट कोई भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे जबकि डीपीएसपी जो है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को एनकरेज करता है पॉलिसीज निकालने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए और लॉ निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स, ठीक है, एक व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पूरी सोसाइटी को लेके चलते हैं, ये सबके बारे में सोचते हैं, ठीक है। In the Constitution, originally there was a fundamental right to acquire, possess and maintain property. अब पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा था कि सबको राइट टू प्रॉपर्टी भी दे दिया, ठीक है। पर उन्होंने देखा यार, जब हमने राइट टू प्रॉपर्टी दे दी तो ऐसे तो हर रोज हमारे पास 100-200 लोग आ रहे हैं कि हमारा तो राइट टू प्रॉपर्टी जो हो रहा है हमारा तो वायलेट हो रहा है वाला अधिकार। तो उन्होंने क्या करा, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी शुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो लोगों की प्रॉपर्टी ले सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। अगर यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं अननेसेसरीली, घर बना के रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका तो राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन दूसरे लोगों का तो घर छीन लिया ना उन्होंने, ठीक है। तो एक तरीके से क्या करेगी, गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी ले लेगी और पब्लिक वेलफेयर के लिए जिसको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है करके, या उन्हें लगेगा कि इन्होंने किसी को एक्सप्लॉइट करा, वो उसको उसकी प्रॉपर्टी दे देगी, ठीक है। जैसे पहले जमींदारी सिस्टम में होता था। इन 1973 जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन देगा दैट राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर पार्लियामेंट हैड पावर टू अब्रेज दिस राइट बाय एन
अमेंडमेंट 1973 में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या करा, डिसीजन दिया एक कि जो भैया आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का। और पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट को इसमें पावर दी, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को पावर दी कि आप इस राइट को क्रॉस लगा सकते हो, आप इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में से हम हटा सकते हैं और हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। In 1978, 44th Amendment to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right under Article 300A। अब क्या हुआ, 1978 में जब हमारे अमेंडमेंट्स चेंज होते हैं, 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ था, इन्होंने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया कि ऐसे तो रोज रोज हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोगों का समाधान कैसा करेंगे, एक काम करते हैं इनको हटा ही देते हैं हम, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए वैसे भी हमें ऐसे तो हर कोई बोल देगा, मैं सड़क पे चल रही हूँ हर कोई बोल देगा ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर कोई भी अपने सड़क के बीच में घर बना के बैठ जाएगा कि ये तो मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है, तो इससे क्या है, लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने इस राइट को फंडामेंटल राइट से तो हटा दिया, लेकिन इन्होंने क्या करा, लीगल राइट बना दिया कि हाँ यार, आफ्टर फंडामेंटल राइट जो हमारी लीगल राइट है, लीगल तौर पे जो हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है, वो एक तरीके से ये राइट है जो हमारा आता है आर्टिकल 300A के अंडर। ठीक है। ओके, सो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाना। थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय बाय।